नमस्कार। आज मैं आपको तमिलनाडु के विधायक श्री सुदर्शनम की तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जनपद में थाना परियापलायम में डकैती के दरमियान हत्या हुई थी, उस हत्या के गिरोह के बारे में बताऊंगा। वैसे तो मैं बावरिया गिरोह के बारे में आपको बहुत ही विस्तार से बता चुका हूं। जब लखनऊ में बावरिया गिरोह ने डॉक्टर रानू टंडन और उनकी पत्नी की निर्मम हत्या की थी और उसके अलावा प्रॉन के डिप्टी जनरल मैनेजर के पूरे परिवार की हत्या की थी, और उसी समय से बावरिया गिरोह के बारे में एसटीएफ ने पूरी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। लेकिन उस समय ये कम अंदाज़ा था कि ये बहुत दूर दूर तक यानी तमिलनाडु और केरला तक भी वार कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु और केरला में जो घटनाएं हुई उसको स्थानीय स्तर पर ही पुलिस ने उसमें अपराधियों का नाम खोलकर और घटना का अनावरण करके इतिश्री कर ली। होता भी यही है कि जब किसी गैंग के बारे में, किसी हत्या के बारे में या किसी बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइम के बारे में कुछ नहीं पता लगता और दबाव बहुत होता है, सरकार का भी, सोसाइटी का भी, अखबार का भी, तो उसमें गलती होने की संभावना, क्योंकि इतना प्रेशर लोकल पुलिस बर्दाश्त नहीं करती है और फिर इधर उधर के लोगों का नाम लेकर और घटना का अनावरण कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में वर्ष 2004, 2003, 2004 और 2005 में कुल 24 घटनाएं डकैती की हुई तमिलनाडु के अलग अलग ज़िलों में, जिनमें से 13 हत्याएं हुई, मतलब 13 लोग मारे गए और 64 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक घटना 2002 में 2 मार्च 2002 में हुई थी, 12 सितंबर को। तमिलनाडु के सालम ज़िले के श्री मथु नारायणम, जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और उनके सिक्योरिटी गार्ड, इन दोनों की बदमाशों ने घर में घुस के हत्या कर दी और हत्या करने के बाद घर में जो कुछ भी जेवर और नगद पैसे थे वो लेकर चले गए। बाकी घटनाएं, जो 24 घटनाओं का मैंने जिक्र किया, वो 2003, 4 और 5 में हुई। जो बड़ी घटना हुई थी वहाँ वो 9 जनवरी 2005 को हुई थी, जहाँ तिरुवल्लूर जनपद के थाना परियापलायम में डकैती के दरमियान विधायक सुदर्शनम की हत्या हो गई और उनके बेटे बहू को गंभीर रूप से चोटें आईं, बहुत ही गंभीर रूप से घायल रहे और महीनों तक ये उनके बेटे और बहू अस्पताल में रहे। जाहिर है इतनी ज़्यादा डकैती की घटनाएं होने पर कोई भी सोसाइटी होगी, कोई भी सरकार होगी, कोई भी विभाग होगा, इसमें हलचल मचना स्वाभाविक था। सरकार पर और पुलिस पर दबाव हुआ और बहुत गंभीर दबाव हुआ। कानून व्यवस्था की स्थिति जगह जगह बिगड़ती जा रही थी। जैसे ही कोई परिवार के 2-2, 4-4 लोग जिनकी हत्या होती थी और घर का सामान लूट जाता था, वो पुरानी घटनाओं की दुहाई देकर सड़क पर आ जाते थे। ऐसे में उस समय तमिलनाडु के आईजी लॉ एंड ऑर्डर श्री SR जांगीद, जो आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे तमिलनाडु में, उनको उनकी सरकार ने इन सभी घटनाओं के अनावरण के लिए निर्देशित किया कि इन सभी घटनाओं का अनावरण होना है। पहले तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ इन सभी घटनाओं में, चूँकि 3-4 साल के भीतर ये घटनाएं हुई थीं, कि इसमें कौन कौन से गैंग लोकल पुलिस ने खोल दिए हैं का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जब ज़्यादा प्रेशर हुआ होगा तो स्थानीय पुलिस ने 2 इधर से रखे, 2 उधर से रखे और प्रेस के सामने भी कर दिया और
पकड़े गए अभियुक्त तोते की तरह पूरी घटना उन्होंने बताई, प्रेस वालों ने रिकॉर्ड किया और अखबारों में छपा, वाह वाह हुई और बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब दूसरी घटना उसी के बगल के जनपद में या पास के किसी मोहल्ले में या गांव में जब उसी तरह की फिर दूसरी घटना रिपीट हुई, तो ये सवाल पूछना लाजमी था कि जब आपने इन लोगों को पकड़ लिया और वो जेल में हैं, तो ये घटना किसने की। बात पहुँचते पहुँचते 24 घटनाओं तक हो गई और अब तक इन 24 में 13 लोग मारे जा चुके थे। जहांगीर साहब ने एक एक घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उनको आश्चर्य भी हुआ, वो चकित भी हुए, आश्चर्यचकित हुए कि सभी घटनाओं में मोडस ऑपरेंडी एक जैसा था। सब 6 से 8 या 10 अपराधी या डकैत घर में छत से कूद के या चहारदीवारी से कूद के भीतर उनका जाना, कुंडे को किसी भी तरह से चुपचाप तोड़ लेना या पीछे से घर में एंट्री कर लेना, और उसके बाद लाठी नहीं, डंडा जो रास्ते में किसी पेड़ से तोड़ा हुआ होता था, उससे सोते हुए व्यक्ति पर सीधे सर में प्रहार कर देना, प्रहार करके जिससे उसकी या तो मृत्यु हो जाए या उस समय वो अनकॉन्शियस हो जाए। ऐसे में उसके जो भी जेवर, नकदी और इस तरह के सामान थे, ये इनका लूट ले जाना। 12 सितंबर 2002 को जब ये सालम में श्री मथु नारायणम जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उनके सिक्योरिटी गार्ड को मारा गया था, तो उसमें एक पिस्टल और एक DBBL गन भी चली गई। सामान्य रूप से ये नंबर्ड आइटम्स, ऐसा सामान जिनकी नंबरिंग होती है, जिनकी नंबरिंग को सामान्य रूप से बदला नहीं जा सकता, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई है, लाइसेंसी रिवॉल्वर पिस्टल है या इस तरह के आइटम, इसको ये नहीं ले जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें उस समय इत्मीनान हो गया कि हम आराम से यहाँ से निकल जाएंगे, और ये भी लूट कर ले गए। जहांगीर साहब ने जब ये देखा कि ये बिल्कुल एक तरह इसका पैटर्न है और तमिलनाडु में इस तरह के पैटर्न पर जो घटना करने वाले गिरोह हैं, वो कहीं उनकी बहुत ज़्यादा रिहाइश नहीं है। एक एडेड एडवांटेज श्री जहांगीर को ये था कि श्री जहांगीर राजस्थान के रहने वाले थे और राजस्थान में बावरिया गिरोहों के बारे में वो जानते थे। उन्होंने अपने संपर्क सूत्रों का पता किया और फिर उन्हें ये जानकारी हो गई कि ये राजस्थान के ही, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि वो आज़ादपुर जो इनका गांव है, वहाँ के बावरियों का काम है, जो अलग अलग जगह जाके बस गए हैं। इतनी जानकारी करने के बाद और वो वही सेम मोडस ऑपरेंडी, फिर उनको वहीं से ये पता लगा कि कहाँ कहाँ की पुलिस उस थाने में आती है जो बावरियों के गैंग की तलाश करने के लिए। तो उसमें उन्हें जानकारी हुई मध्य प्रदेश की, जानकारी हुई कर्नाटका की, जानकारी हुई गुजरात की, उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की कि यहाँ की पुलिस आया करती है। थाने से उन्हें पुलिस जिस क्राइम के सिलसिले में आई थी उसकी जानकारी मिल गई। एक एक टीम भेज के उन्होंने सभी प्रदेशों में उस क्राइम के बारे में भी, पूरी घटना के बारे में पूरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वादी से मिलके या मौके पर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। इस पूरी प्रोसेस में उनको 3-4 महीने लग गए, लेकिन कोई अब तक उन्हें किसी तरह की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। उनके तमाम प्रयासों के बावजूद, उनके राजस्थान में होने का जो फ़ायदा था उसके बावजूद, उन्होंने अपने तमाम राजस्थान के जो स्थानीय लोग थे, जो उनके जानने वाले थे, उनके कांटेक्ट में लाने के बाद भी गैंग का न तो पता लगा और न ही कौन इसे कर सकता है या किसने इसको किया है, इस घटना को, इसका ही पता लगा पाए। बात फरवरी 2006 की है। STF का ऑफिस हमारा उस समय विज्ञानपुरी में था और श्री जहांगीर एक मिनी बस में कम से कम 20-25 पुलिस वाले, जिनमें इंस्पेक्टर भी थे, सब इंस्पेक्टर भी थे, कांस्टेबल भी थे, इन सब लोगों के साथ STF के ऑफिस में आ गए। ये जानकारी हुई कि पहले उन्होंने DG साहब को कहलवाया था, DG तमिलनाडु से,
और फिर वहाँ से उन्हें डायरेक्ट किया गया था कि आप एसटीएफ में जाकर संपर्क करें, एसएसपी एसटीएफ से, वो आपकी मदद कर सकते हैं। वहाँ पहुँचे, वो सब रिकॉर्ड, सब मोडस ऑपरेंडी सब ले आए थे। वेस्टर्न यूपी में उस समय संगठित गिरोहों का काम मेरे ज़िम्मे किया गया था। मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। बहुत ही कर्मठ अधिकारी जहांगीर साहब, और धुन के पक्के। उन्होंने, जब मैं समझ गया था कि ये बावरिया गैंग है और बावरिया गैंग ने जो जो काम किए हैं उसके बारे में एक एक करके बताना चाहते हैं। एक दो घटनाओं के बाद मैंने उनसे कहा कि सर मैं समझ गया सब। तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप हमसे पहले हर घटना के बारे में पूरी बात सुनिए। वरिष्ठ अधिकारी थे, मैं उस समय एडिशनल एसपी था एसटीएफ में। तो मैंने उनकी पूरी बात, हर घटना के बारे में उन्होंने 24 की 24 घटना के बारे में बताया। इसके अलावा करीब 12 और घटनाएं जो अलग अलग प्रदेशों की थीं उनके बारे में बताया। मैं शांतिपूर्वक उनका पूरी तन्मयता से उनकी बातें सुनता रहा। फिर उनसे जो उन्होंने रिजल्ट्स ड्रॉ किए कि साहब देखिए, सबका टाइमिंग 12 बजे के बाद, सब में संख्या 10 से 12, 15, सब में सिर पर किसी भारी डंडे से, और ज़्यादातर जगहों पे हरे डंडे का प्रयोग किया गया, जहाँ जहाँ मतलब ताज़ा उसे काटा गया था किसी पेड़ से, और सॉलिड डंडे थे, और उससे मारा जाना। घर में किसी न किसी कोने पे मल ज़रूर कर देना, और घर में रखे हुए खाने के सामान को, चाहे वो फ्रिज में ही क्यों न हो, उसको खा लेना। उन्होंने इससे इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया कि ये किसी एक गैंग का या किसी एक प्रजाति जो क्रिमिनल ट्राइब्स होती हैं उनका काम है। मैंने उनसे कहा कि सर आप क्या मदद चाहते हैं, हम आपकी क्या मदद करें। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं और जो आप लोगों ने इसके बारे में पता किया है, हमें बावरिया गैंग्स के मूवमेंट का पता चाहिए करना है कि 2004 और 5 में कौन सा गैंग तमिलनाडु की तरफ गया था। मैंने अपने जो वेस्टर्न यूपी के जो हमारे डिप्टी एसपी थे श्री राम बदन सिंह, उनकी टीम को बताया, और उनके पास भी एक बावरिया समुदाय का ही एक सिपाही था जो बाद में सब इंस्पेक्टर हो गया। उसने बावरियाओं के विरुद्ध बहुत ढेर सारी सूचनाएं इकट्ठा करके, और लगभग बावरिया गिरोह द्वारा की जाने वाली इन घटनाओं का खात्मा कराया था उत्तर प्रदेश में, उसको लगाया गया। ऐसे तो उसने बताया कि साहब पूछने से कभी कोई नहीं बताएगा, इनमें बड़ी एकता होती है, और ये जहाँ जहाँ बंद हुए होंगे, अगर कहीं मौके पे पकड़े गए होंगे, अलग नाम से बंद हुए होंगे, उसे अच्छी जानकारी थी। तो ये हुआ कि आप सिर्फ मोबाइल नंबर्स का पता करें। हम मोबाइल नंबर अगर इन लोगों के मिल जाते हैं, जो भी गैंग वहाँ एक्टिव हैं, अगर उनका मोबाइल नंबर मिलेगा, 4-6 का भी मिल जाएगा, तो कनेक्टेड नंबर्स हम लोग निकालेंगे। और एक बार हमारी जो एनालिसिस करने की टीम है एसटीएफ में, वो उनमें से ऐसे नंबर निकाल लेगी जो इस पीरियड में जिन सन में या जिस टाइम में जो घटनाएं हुई हैं, वो कब उस तमिलनाडु की तरफ गए हुए हैं। 4-5 दिन की मेहनत के बाद रामबदन सिंह ने वो नंबर प्राप्त किए अपनी टीम के माध्यम से, और उनकी एनालिसिस शुरू हुई। एनालिसिस करते करते हम ये पिन पॉइंट कर पाए कि ये जो इनका गैंग लीडर है, और जो इनके सरपंच का जो चुनाव होता है, वो कितनी घटनाएं किसने की हैं और कितना माल वो ले आया है लूट कर, उस पर ही वो निर्धारित किया जाता है इनकी जो मीटिंग होती है इस क्रिमिनल ट्राइब की, बावरिया की। तो ये पता लगा कि इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली या सबसे ज़्यादा डकैतियाँ डालने वाला जो व्यक्ति है, वो है ओमा बावरिया। ओमा बावरिया उस समय तक हरियाणा के पलवल में रहता था, ऐसी सूचना हम लोगों को प्राप्त हो गई। मोबाइल नंबर मिल गए। मोबाइल नंबर से ट्रैक करते 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 हम लोग 8 सितंबर 2005 को 8 सितंबर 2005 को इनकी अरेस्ट का पता हमें लगा कि कन्नौज में
ओमा बावरिया और उसकी पत्नी, ये दोनों ही गिरफ्तार हुए हैं कन्नौज के किसी मुकदमे में, और कन्नौज के ज़िला जेल में ही ये बंद हैं। बाद में ये पता लगा कि ये भी इनकी मोडस ऑपरेंडी है। 15 अगस्त के बाद जब ये काम शुरू करते हैं तो उनका जो बड़ा आदमी है, जो सरपंच है, वो परिवार सहित कहीं किसी जेल में छोटे मोटे अपराध में अपने आप को बंद करा लेता है, ताकि अगर वो किसी बड़ी घटना में नामजद हो तो वो एलिबी उसके पास हो कि मैं तो उस समय जेल में बंद था। अलग अलग नामों से ओमा बावरिया जो बंद हुआ था, वो ओमा उर्फ राजवीर, पुत्र रंजीत, इनके पिता रंजीत भी बहुत इनके नाम भी बहुत ढेर सारी घटनाएं दर्ज हैं। उसका भी उर्फियत का नाम कुन्ना उर्फ कुदनिया उर्फ कुंजू उर्फ उदय सिंह। ये घाघोट पलवल में इन लोगों ने अपना ठिकाना बना रखा है, बड़े बड़े मकान बना रखे हैं, वहीं ये रहते हैं। उससे पूछताछ करने के लिए भी बड़ी कोशिश की गई। 2-4 छोटे छोटे और जो बावरिया गिरोह के कैजुअल मेंबर्स थे, जो उधर तो नहीं और दूसरी जगहों पे जिन्होंने जाके अपराध किए थे, इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल गई और जांगिद साहब की टीम ने उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप करना शुरू किया। इसी बीच में 26 फरवरी को, मैंने आपको बताया था 26 फरवरी 2006 को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पेपर लीक प्रकरण के सारे अभियुक्त गिरफ्तार करने के बाद उसी दिन रात में ये सूचना मिली कि अब भूरा की, उमा का छोटा भाई था भूरा बावरिया, कि भूरा की लोकेशन यूपी में मिल रही है। मैं फ़ौरन उसी रात लखनऊ मेल से नोएडा पहुंच गया और सवेरे सब लोगों की मीटिंग की। जहांगीर साहब भी उपस्थित थे वहाँ, उनकी पूरी टीम थी। लोकेशन वहाँ हम लोगों ने अपने सिस्टम पर उसका पता करना शुरू किया कि कहाँ लोकेशन है। 2-3 दिन में ऑफ एंड ऑन, जब एक दिन के लिए मोबाइल 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए खुलता था तो लोकेशन मिलती थी। टीमें हमारी पहुंचती थी, लेकिन तब फिर मोबाइल बंद हो जाता था और फिर ये कहीं आगे बढ़ जाता था। हम लोगों को ये दिमाग में था कि इतना सब होने के बाद भी अगर ये इसने कोई अपराध कर दिया, क्योंकि मूवमेंट से ये लग रहा था कि ये मेन रोड पे ही चल रहा है। और मैंने आपको इनके मोडस ऑपरेंडी के बारे में पहले ही बताया था कि बरसात शुरू होने पे, यानी अगस्त में, और सामान्य रूप से 15 अगस्त के बाद ये बड़ी बड़ी ट्रकें लेकर उसमें 10-10, 12-12 लोग बैठकर अलग अलग रोड पर निकल जाते हैं। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि ये तमिलनाडु तक भी चले जाते हैं। ये वहाँ चले गए, सड़क के किनारे कोई बड़ा सा मकान देख लिया, कहीं ट्रक अपनी रोक ली, ट्रक के नीचे अपना बिस्तर बिछा दिया, वहाँ दिन में कोई आदमी जाके रैकी कराया, फूल पत्ती बेचने के लिए, भगवान की फ़ोटो बेचने के लिए, या वैसे भी भीख मांगने के चक्कर में गया वहाँ और रैकी कराया कि किस मकान से कूदने का क्या उसमें जुगाड़ है और बाहर निकलने का क्या जुगाड़ है। अब चूँकि उनको रेलवे लाइन वाला चक्कर नहीं था, इस जो मॉडर्न ट्रेंड है बावरियों के क्राइम करने का, वो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तो वो कैसे किस सड़क से सीधे अपनी गाड़ी तक पहुंच जाएंगे, इनके कोड वर्ड भी थे। ये सब मैंने पिछले उसमें बता रखा था। चूँकि वो मेन रोड पे हरियाणा के बॉर्डर से निकलता था पलवल से, और इधर फिर मेरठ होके मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये 3-4 दिन से इसकी लोकेशन मिल रही थी। फिर हम सब लोग वहीं थे। जहांगीर साहब बहुत परेशान थे कि हम अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं, और तब तक जो कॉल रिकॉर्ड्स थी सब, वो कंपनी से उस समय हमें 3 साल तक के कॉल रिकॉर्ड्स मिल जाया करते थे, क्योंकि 2004-05 में मोबाइल कंपनीज़ पे इतना लोड नहीं था और मोबाइल ऑपरेटर्स की संख्या भी कम थी। अगर उनके पास ये डाटा उपलब्ध नहीं होता था तो वो चंडीगढ़ के सर्वर से हमें काफ़ी मिन्नत करने के बाद, दबाव डालने के बाद 2.5 साल 3 साल तक के कॉल रिकॉर्ड उपलब्ध करा देते थे, जबकि अब उसकी समय सीमा कम कर दी गई है कि उसके बाद कोई कॉल रिकॉर्ड ये लोग देते नहीं हैं, क्योंकि फ़ोन टैपिंग के संबंध में बहुत ढेर सारे डेवलपमेंट्स उसके बाद हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 2010 के बाद 2007 के बाद कई एक आदेश पारित किए थे इस सिलसिले में। तो जो 2-2.5 साल का जो मैक्सिमम रिकॉर्ड मिला, उससे ये तय हो गया कि यही गैंग ओमा और भूरा बावरिया का
यही तमिलनाडु तक अपने लोगों के साथ गया था। ये सूचना ऐसी ज़रूरी थी, ऐसी इम्पोर्टेंट थी कि श्री जागीर इससे बहुत खुश हुए और बार बार यही कहते थे कि कैसे भी इन्हें हमें या तो दिलवा दीजिए या अगर संभव हो तो इनसे अगर मुठभेड़ हो जाए, क्योंकि ये बदमाश हैं। ये कभी भी तमिलनाडु के किसी भी घटना में मौके पर नहीं पकड़े गए हैं, तो इसका मतलब अगर इनसे मुठभेड़ होती है तो इन्हें मारे जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो 2 मार्च 2006 को इनकी लोकेशन शाम को हम लोगों को मेरठ सिटी में मिली। सारे लोग हम लोग भाग के गए वहाँ पर और हाँ, एसएसपी साहब थे सब्रवाल साहब, श्री राजीव सब्रवाल, जो इस समय एडीजी हैं मेरठ जोन के। 2005 में 2 मार्च को वही एसएसपी थे मेरठ में। उनसे मदद ली गई कि साहब आज रात में अच्छे से गश्त कराई जाए, अच्छे से चेकिंग कराई जाए, क्योंकि ओमा भूरा यहीं पे घूम रहा है। भूरा उर्फ सत्यवीर ये ओमा का भाई था, छोटा भाई था। ये यहीं अपने गैंग के साथ घूम रहा है और ज़रूर कोई न कोई वारदात कर देगा। खैर, लोकेशन हम लोगों को इसने अपने एक साथी से बात की कोड वर्ड में और हम लोग उस जगह पर पहुंच गए। थाना परतापुर के चंद्रसारा रोड, खेड़ा बलरामपुर तिराहे के पास मेन रोड पर हम लोगों की इससे मुठभेड़ हो गई। एसटीएफ की टीम और इनके बीच में अच्छी मुठभेड़। ये भाग के किनारे की तरफ, वहाँ थोड़ा सा जंगल का इलाका है, प्लांटेशन बहुत स्ट्रांग है, वहीं पर गोलियां चली और भूरा और उसका एक साथी वहीं मारा गया। भूरा की पहचान तो तुरंत हो गई। उसके पास वो जो नंबर था जिसको हम लोग सुन रहे थे, जिसको हम ट्रैक कर रहे थे, और उसका साथी जो था उसके बारे में ये नहीं पता लगा कि ये कौन है, और उसके बहुत बाद तक भी ये पता नहीं लग पाया कि आखिर ये आदमी था कौन। इस बीच में जब ओमा और भूरा की क्रिमिनल हिस्ट्री उस समय हम लोगों को मिल गई थी। ये 8 प्रदेशों की अलग अलग 48 घटनाओं में वांटेड था, और ये सभी घटनाओं में जैसा मैंने बताया कि तमिलनाडु की पुलिस ने जो हम लोगों को इकट्ठा करके बताया था कि 24 घटनाओं में, 24 डकैतियों में 13 लोगों की हत्या और 64 लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल। ये केवल एक प्रांत का था। जो गुजरात की टीम आई थी और उसके बाद मध्य प्रदेश की टीम आई थी, उत्तर प्रदेश की कई जगह जो घटनाएं हुई थी, इन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हत्या 100 के ऊपर होंगी, और गंभीर रूप से घायल ऐसे व्यक्ति जो बाद में पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो पाए, अंग भंग हो गया या सिर में ज़्यादा चोट लगने की वजह से उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। ये एक घटना ऐसी थी जिसमें इनके गैंग लीडर्स को मारे जाने के बाद और फिर एसटीएफ ने एक इनका जो सब्सिडियरी था, जो एक और दूसरा गैंग चलता था, ये तो पलवल में स्टेशन थे, जो आज़ादपुर से चलता था, उनको जौनपुर के पास बक्सा में मुठभेड़ में 6 लोगों को मारा गया था। मारने के बाद फिर ढूंढना शुरू हुई, इनके ट्रकों की तलाश शुरू हुई कि इनकी ट्रकें कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ चलती हैं। उसके बाद हम लोगों ने 12 लोगों को और गिरफ़्तार किया, जिनमें से कम 4 ऐसे थे जो सालेम की घटना में और त्रिवुल्लूर जनपद में श्री सुदर्शनम की हत्या वाली घटना में शामिल हुए थे। इनके द्वारा इस्तेमाल की गई 4 ट्रकें महाराष्ट्र से, कर्नाटक से और राजस्थान से बरामद की गई, और 10 घटनाओं की, एक तो वो DBBL और पिस्टल जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे सालेम ज़िले के, उनके यहाँ वो, उसके साथ साथ बहुत ढेर सारे और ऐसे नंबर्ड आइटम्स जो तमिलनाडु में भी और अलग अलग राज्यों में लूटे गए थे डकैतों द्वारा, बावरिया गैंग द्वारा, वो बरामद हुई। बहुत बड़ी मात्रा में गहना, जो हाल के इंसिडेंट्स के थे, गहने और कैश भी इनके पास से बरामद किया गया। इस घटना के बाद श्री जांगीद नेचुरल है, उनका ऐसा काम हुआ कि वाह वाह हुई, उनका बड़ा स्वागत हुआ तमिलनाडु में, और आगे चल के श्री जांगीद ने इस पर एक पूरी फिल्म बनाई जो तमिलनाडु की तमिल में
और फिर बाद में इसको तेलुगु में भी बनाया गया। आप सर्च करेंगे, थीरान नाम की ये फ़िल्म है जो ओमा और भूरा बावरिया पर इन्होंने बनाई, और वहाँ की बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म्स के बारे में इसका नाम शुमार है। हालांकि उसमें एसटीएफ का जो, चूँकि तमिलनाडु पुलिस के हाथ कोई नहीं आया था, तमिलनाडु पुलिस इसका अनावरण नहीं कर पाई थी, और हम लोगों ने पूरा 1 महीना हमारी पूरी एसटीएफ की टीम ने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में इतनी मेहनत करके और फिर फाइनली भूरा को मार गिराया, भूरा और उसके एक साथी बावरिया को। लेकिन उसका जिक्र थीरान में बहुत शायद नहीं है, चूँकि ये हिंदी भाषा में नहीं है। मैंने सुना है, देखा नहीं है। ये तमिल में है, और तमिल की आप थीरान नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि ये कोई बड़ी फिल्म थी जो किसी बावरिया गैंग पे बनाई गई थी। अब धीरे धीरे बावरिया और इसके साथ के और तमाम जो गैंग्स हैं, इन्होंने एक तो मोडस ऑपरेंडी बदल दिया है। मैं इस समय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 15 अगस्त निकल चुका है, और 15 अगस्त से दीपावली के बीच में ये देश के कई हिस्सों में फिर घटनाएं करेंगे। 2005 को बीते हुए 15 वर्ष हो गए हैं। 2006 में जो इनका दूसरा गैंग मारा गया था उसको बीते हुए 14 वर्ष हो गए हैं। ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, और निश्चित रूप से इन्होंने कोई न कोई नया गैंग खड़ा किया होगा। हालांकि एसटीएफ की अभी भी इन पे नज़र है, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इनके बारे में पता लगा है कि इन्होंने अपने आप को वहाँ से डिसेंट्रलाइज कर लिया है, क्योंकि देश भर की पुलिस वहीं आज़ादपुर थाने में पहुँचती थी, वहीं राजस्थान के अधिकारियों से संपर्क करके कोशिश करती थी इन लोगों को गिरफ्तार करने की या इनके लूटे हुए माल को बरामद करने की। तो अब इन्होंने अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर लिया है, और इनके गैंग के मेंबर्स अलग अलग जगहों पे, चाहे वो राजस्थान की दूसरी जगह हो, चाहे मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास हो, चाहे हरियाणा में पलवल के पास हो, और इधर उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे जैसे कन्नौज में इन्होंने अपना डेरा सा बना लिया है। इनको ये अंदाज़ हो गया कि हमारे बहुत से लोग अब मारे जा चुके हैं, पुलिस बार बार घूम टहल के यहीं आ रही है, तो ऐसे में काम करना मुश्किल है। तो ये ऐसा सीज़न है जहाँ पर ये बावरिया कहीं अपराध कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे प्रदेश में कहीं भी। मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो 2 ज़िले हैं, सालम और त्रिवल्लूर, इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है राजस्थान से, पलवल से, लेकिन ये जाते हैं और फिर दिवाली के पहले जो 3-4 दिन वापसी में समय लगेगा, जहाँ रोड के किनारे इनको अच्छा मकान या अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके पास पैसा या गहना कितना होगा, वहाँ घुस जाते हैं और फिर अनायास बेगुनाह लोगों की हत्या करके और पैसों को लूट लेते हैं। तो ये सावधान रहने का समय है अब से लेके और दीपावली तक। हालांकि डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाओं में बहुत कमी आई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। जब मैंने आपको डाटा अभी बताया था 2003, 2004, 2005 का, उस समय स्थिति बहुत भयावह थी। उत्तर प्रदेश में भी उस समय बहुत गंभीर घटनाएं हुई हैं, और अब तक उत्तर प्रदेश में अब तक सिर्फ एक घटना प्रयागराज में बताई गई है। हालांकि बहुत लंबी जांच पड़ताल के बाद ऐसा लगता है कि वो वहाँ का कोई स्थानीय गिरोह है, बावरिया द्वारा ये कारित किया हुआ कार्य नहीं है। तो मैं यही आप सबसे अपील भी करता हूँ कि अपना ध्यान रखें, और इस तरह का अगर कोई मूवमेंट आपके आसपास होता है, ऐसे लोगों का, एक तो भाषा से ये पहचान में आ जाएंगे। इनकी भाषा ठेठ जो राजस्थानी भाषा होती है वो होती है, रहें चाहे जहाँ, ये भाषा इनकी वही है। या नया डेरा अगर आपके आसपास किसी रेलवे स्टेशन के पास किसी बाग में, या सड़क पर किसी ट्रक से या किसी मिनी ट्रक से नीचे उतर कर किनारे कहीं अपने खाने पीने का सामान, साथ में महिलाएं भी मिलेंगी, 1-2 महिलाएं और 8-10 पुरुष। महिलाएं खाना बनाने का काम करती हैं इनके। तो अगर ऐसा कहीं दिखता है तो आप ज़रूर पुलिस को सूचना दें, और ऐसी किसी भी तरह किसी भी घटना को रोकने में आप बिल्कुल सतर्क रहें।
आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।